नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अनदेखी लाइव के एक्सक्लूसिव शो अनदेखी कहानी में। आज के एपिसोड में हम आपसे मुखातिब कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपना जीवन, अपना सारा समय समाज एवं समाज कल्याण कार्यों के सुपुर्द किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राकेश कुमार जी की। खास तौर से गरीब वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। बहुत ही खास है इनकी जिंदगानी। क्या है इनकी अनदेखी कहानी, आइए सुनते हैं इन्हीं की मुंह ज़बानी। नमस्ते, नमस्कार। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अनदेखी लाइव के एक्सक्लूसिव शो अनदेखी कहानी में। मैं हूँ आपके दोस्त और होस्ट जय अग्रवाल। अनदेखी कहानी के आज के इस अंक में हम आज मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पटना जैसे शहर में अपने बूते बनाई है अपनी पहचान। जी हाँ, आज हमारे साथ उपस्थित है राकेश कुमार जी। आइए इनसे सुनते हैं इन्हीं की जुबानी, इनके जीवन की कहानी। राकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत करते हैं हम आपके शुरुआत से, यानी कि आपके बचपन से। आप हमें अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। बचपन की बात करें तो मेरी माँ टीचर थी और मेरे पिताजी सर्विस करते थे ओसीडी बिल्डिंग में, वो एंड कलर थे। तो मेरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो भी हुआ वो माँ के स्कूल में हुआ, पहला से लेकर 5वां तक। मतलब मेरी माँ ही गुरु हो गई और मेरी माँ ही गार्जियन हो गई। तो उन्हीं के स्कूल से मैं पहला से लेके 5वां तक उन्हीं के स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद अपने गांव में, हम लोग एक्चुअली में खुसरोपुर, पटना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, खुसरोपुर गांव से। तो खुसरोपुर में महादेवा हाई स्कूल, वहीं से मैंने 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां एवं 10वां वहीं पर मैंने किया। उसके बाद फिर हम लोग पटना कॉलेज में नाम लिखवाएं, बीडी कॉलेज। वहाँ पे हम लोग पर डे सुबह जाना और शाम में आना, सुबह जाना और शाम में आना, इस तरह से हम लोग अपना पढ़ाई को पूरा किया। पढ़ाई पूरा करने के बाद हम लोग बीकॉम ऑनर्स करके फिर हम लोग बिजनेस लाइन में आ गए। आपका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा? आपने जैसा कि बताया आपकी माँ शिक्षिका थी और आपके पिताजी कलर। व्यापार में रुझान कैसे हुआ आपको? व्यापार आपने क्यों शुरू किया? व्यापार में मेरा रुझान इसलिए था कि चूंकि पहले हमारे जितने भी परिवार के सदस्य लोग थे, वो मेरी बुआ हो या हमारे मौसा जी हो, तो वो लोग शुरू से ही व्यापारिक थे। उस समय उनकी कमाई बहुत ज़्यादा थी और हम लोग बहुत नीचे तबके से आ जाते थे। क्योंकि पहले सरकारी जॉब में सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे। किन्हीं को मिलते थे 165 रुपया, तो किन्हीं को मिलते थे 200 रुपया। तो चूँकि ये जो 6ठा वेतन लागू हुआ, 5वां वेतन लागू हुआ, तब से वेतन बढ़ना चालू हुआ। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग भाई बहन में मतलब 3 भाई और 2 बहन हैं, तो हम लोग का मतलब शुरुआती दौर बहुत कष्ट से गुजरता था। क्योंकि जितना कमाई का स्रोत था, आय का स्रोत था मदर फादर का, उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, मतलब परिवार के सदस्य। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे भविष्य में व्यापार ही करना है, क्योंकि सरकारी जॉब में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में बहुत अधिक हमें पता चला है कि रहती है। आप समय समय पर ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो समाज के लिए या समाज से जुड़े होते हैं। आप ऐसा, आपका रुझान क्यों हुआ? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जिसने आपको समाज से जोड़ दिया हो? चूँकि घटना तकरीबन 6 साल पहले की है। मेरी माँ को पेशाब से ब्लड आया। तो जब ब्लड आया तो मैंने यहाँ टेस्ट करवाया, तो पता चला कि इनको कैंसर का शुरुआत है। तो हम लोग भाई बहन सब मिलकर निर्णय किए कि इनको जब कैंसर है तो इनको ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ले लिया जाए। तो जब मैंने वहाँ जाकर देखा, तो मैं तो माँ का इलाज भी करवा रहा था, साथ में मैं वहाँ का जब स्थिति देखा तो लगा कि दुनिया में
पैसा कुछ भी नहीं है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ ऐसा करके जाइए कि समाज में लोग याद करें। तभी से मुझे सामाजिक कार्यों में रुझान बढ़ने लगा और रुझान इतना बढ़ गया कि मुझे सामाजिक कार्य करने में बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं मंदिर ना जाकर किसी सामाजिक काम में ही व्यस्त रहूं। किसी गरीब को खाना खिलाऊं, किसी गरीब को अगर ज़रूरत है तो उनको ज़रूरत का चीज़ पूरा करूं, मतलब जिनको जो ज़रूरत हो, जो हमसे बन पाए और जिसको करने में मैं सक्षम हूँ, तो मैं उसे हमेशा करते रहता हूँ और रेगुलर करता रहता हूँ। और इसी कारण है कि पटना का जितने भी बड़े बड़े संस्था हैं उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु आहार सेवा समिति के आप अध्यक्ष हैं। इस संस्था में किस तरह के कार्य होते हैं और लोगों की जरूरतें इसमें कैसे पूरी होती है? प्रभु आहार सेवा समिति, हम लोग माँ के इलाज के दौरान जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हम लोग जो तकलीफें देखें, तो मैंने सोचा कि इस तरह का संस्था एक बिहार में खोला जाए ताकि जो लोगों को जो जरूरतमंद है, जो भूखे हैं, वो कम से कम भूखे ना सोएं। हम लोग का मकसद एक ही था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह जाए। और इसी कारण हम लोग एक संस्था खोले, प्रभु आहार सेवा समिति, जिसमें हम लोग स्लोगन दिए, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। भूखे को अन्न और प्यासों को पानी इसलिए दिया गया कि हम लोग डायरेक्ट पीएमसीएच में प्रतिदिन स्टॉल लगाकर वहाँ पे जितने भी मरीज आते थे दूर दूर से, सभी मरीज को मतलब वहाँ पे खाना अवेलेबल कराया जाता था कि भाई आप लोग भूखे ना रहें। आप लोग अगर दूर से आए हैं, खाना आपको नहीं मिल रहा है तो आप आराम से घर जैसा खाना आप खाइए। उसके बाद बहुत से ऐसे भी जरूरतमंद लोग थे जिनको मेडिसिन के लिए पैसा नहीं था, हम लोग उनको मेडिसिन अवेलेबल करवाते थे। बहुत सारे ऐसे कोरोना के समय हम लोग को पेशेंट मिले जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत थी, मेडिसिन की दिक्कत थी, खाने का दिक्कत थी। प्रभु आहार सेवा समिति द्वारा मतलब उन लोगों को टीम के द्वारा सारे चीज को उनको सुविधा प्रदान किया गया। यहाँ तक कि पटना जंक्शन का जितने भी कुली हैं, मतलब जितने भी पुलिसकर्मी हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जितने भी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र हम लोग से छूटा हुआ होगा। जैसे अगर ब्लड की दूरी चल जाए तो ब्लड भी डोनेट हम लोग का टीम करता है, मैं भी ब्लड डोनेट करता हूँ। अगर किसी का शादी का मामला है उसमें हम लोग से भी जो सहयोग बन पड़ता है वो मैं करता हूँ। अगर किसी को शिक्षा में ज़रूरत है, कि शिक्षा में किसी को चाहिए भाई फंड चाहिए, तो हम लोग एक फंड रखे हुए हैं, वो फंड से भी मदद करते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, हम लोग का टीम हर जगह, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, शिक्षा का जगत में हो, स्कूल जगत, मतलब कहीं भी कोई भी जरूरतमंद अगर हम लोग को मिलता था तो हम लोग उनको हर दृष्टिकोण से सहयोग करते थे। जितना हम लोग से बन पड़ता था, हम लोग की टीम से बन पड़ता था। भूखे को अन्न और प्यासे को जल, ये बहुत ही नेक कार्य होता है किसी की भी जिंदगी को पूरा करने के लिए। अब आप हमें ये बताइए कि हमने सुना है आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। इस क्षेत्र में इसके लिए आप लोगों के लिए क्या काम करते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल मानवाधिकार का बहुत ही अच्छी मतलब पहल है और इस संस्था द्वारा बहुत लोगों को मतलब इसका एक स्लोगन आप सुनेगा तो आपको हंसी भी आएगा। मतलब अत्याचार का उपचार मानवाधिकार। मतलब जो आदमी सताए हुए हैं, समाज से सताए हुए हैं, पुलिस कर्मी से सताए हुए हैं, उसका इलाज मानवाधिकार करता है। तो मानवाधिकार इलाज कैसे करता है उसका भी है, हर चीज का सिस्टम होता है। तो जो व्यक्ति अगर पुलिसकर्मी से त्रस्त है तो वो एक पहले मुझे एप्लीकेशन देंगे कि भैया मैं फलना आदमी से त्रस्त हूँ, मेरा FIR दर्ज नहीं लगा है थाना में। तो मैं उनको सहयोग करता हूँ कि भाई ये इनका राइट है, आप इनका लीजिए। फिर बोल लेते हैं और उसके बाद छानबीन करते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं ट्रांसफ़र होकर, क्योंकि मैं मानवाधिकार का पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, तो कुछ बंगाल से ऐसे भी केसेस जाते हैं कि बहुत से लोग
बिहार में बहुत सारी लड़कियां लोग को बुलाती हैं कि भाई इनको ऑर्केस्ट्रा में गाना गाना है, लेकिन उनको जबरन उनको रख के और वेश्यावृत्ति भी करवाया जाता है। तो ऐसे भी बहुत मुझे केसेस मिले हैं कि मैं उनको भी मुक्त करवा कर मैं उनको वापस कलकत्ता भेजा हूँ। ये केस 2-3 साल पहले आया था मेरे पास मालदा का, तो उसमें भी करके मैंने हम उनको मालदा भेजा। इसमें हम पुलिसकर्मी भी बहुत सहयोग करते हैं। पटना के उस समय GRP के इंस्पेक्टर थे, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो अपने प्रोटेक्शन में, मैं उनको प्रोटेक्शन लड़की को हैंड ओवर किया, वो अपने प्रोटेक्शन में उनके घर मालदा तक छोड़े। एक बहुत अच्छी पहल होती है, क्योंकि अगर समाज में अगर गंदगी का सफाई अगर कर सकता है तो वो एक ही है, वो मानवाधिकार है। अगर मानवाधिकार के बारे में लोग जाने समझें और जागरूक रहें तो संविधान के अनुसार हर इंसान को उसके कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, और कई बार ऐसा होता है कि सच में हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है, या उनका हनन जब होता है तो हमें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं और किससे मदद मांगे। वैसे में जो कार्य आप सब कर रहे हैं वो उस तरह की ज़रूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उनकी मदद करता, उन्हें के अधिकार दिलाता है। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, चूँकि कार्यक्रम में वक्त हो चुका है समापन की और हमें जाना है, तो चलते चलते राकेश जी हमें ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मैं युवा पीढ़ी को यही बताना चाहूँगा कि संस्कार वो घर में ही पाया जाता है, वो बाहर से बच्चों को आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपके गार्जियन, अगर मैं अपने गार्जियन के लिए कुछ किया हूँ तो वो मेरा भी गार्जियन बच्चा सीखेगा कि मैं अपने गार्जियन को सेवा किया हूँ तो वो मुझे भी सेवा करेगा। तो संस्कार घर से ही मिलता है। और आजकल के युवा पीढ़ी जितने भी हैं वो स्वार्थी होते जा रहे हैं। स्वार्थी क्यों होते जा रहे हैं? तो आज उनके जो गार्जियन हैं वो अपने माँ बाप को क्या कर रहे हैं, भाई ऐसा है कि मेरे माँ बाबू जी बुजुर्ग हो गए हैं, मैं इनको अनाथ आश्रम पहुँचा देता हूँ, मैं आराम से रहूँगा। तो जब आप आराम से रहिएगा तो आपका जो बच्चा है वो भी तो सीख रहा है कि मुझे भी तो आराम से रहना है, तो वो भी आपको अनाथ आश्रम पहुँचा रहा है। अगर हम अपने परिवार की बात करें तो हम लोग के परिवार में जितने भी बच्चे हैं, मेरा भी एक बेटा एक बेटी है, वो संस्कार कूट कर भरा हुआ है। अगर आप मेरे घर पर कभी आइए तो देखिए वो बच्चे आपके पैर छुएंगे, आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। अगर मैं घर पर नहीं हुए, मेरे पिताजी अगर बीमार हैं तो वो इलाज के लिए ले जाएगा, वो उसे दिखाएगा। तो सीधी सी बात है, संस्कार जो कहा गया है कि वो घर से ही मिलता है, बाहर से नहीं खरीदा जा सकता है। तो मैं जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी युवा पीढ़ी से हैं, सबको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज के जनरेशन में अगर आप घर से संस्कार नहीं सीखते हैं, सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं और सिर्फ अकेलेपन रहना चाहते हैं, तो आने वाला पीढ़ी जो भारतीय संस्कृति में जो संस्कार नाम का चीज़ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। राकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, उसके लिए पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। अनदेखी लाइव में एक बार फिर हम मिलेंगे एक अनोखी कहानी और एक अनोखी अनदेखी किस्से के साथ।